हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपनी सेहत और पढ़ाई दोनों का ही ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और आगे भी ऐसा ही जारी रखेंगे। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आप आज की हमारी वीडियो, क्लास 9 की साइंस की वीडियो, जो कि आई है 5 जुलाई को 2021। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है पादप में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप समझते ही होंगे, जैसा कि हमको नाम से समझ आ रहा है, प्रकाश यानी कि लाइट। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सनलाइट की, सूर्य का प्रकाश, लाइट। और संश्लेषण जो शब्द है, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, तैयार करना। तो प्रकाश संश्लेषण शब्द का अर्थ हुआ प्रकाश की सहायता से निर्माण करना, बनाना, तैयार करना। क्या तैयार करना, आइए वो हम जानते हैं यहाँ पर। तो प्रकाश की सहायता से हम क्या तैयार करने वाले हैं, देखिए। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। हर एक पादप में विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि जड़ें होती हैं, तना होता है, तने पे पत्तियां होती हैं ऊपर, और साइड में कुछ फूल भी होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जो हर पौधे में देखे जाते हैं: जड़, तना, पत्ती और फूल। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। शूट सिस्टम से मतलब हुआ हमारा तने का पूरा भाग। देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है, ये हम जड़ों को ब्राउन कर देते हैं। ये हमारा प्लांट है, ये इसकी रूट्स हो गई, ये सॉइल, ये ज़मीन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए पत्ते और कुछ फूल भी लगा देते हैं। ये रहे हमारे फ्लावर, एक फ्लावर लगा दिया। चलिए, तो पादप में ज़मीन से ऊपर, ये ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा भाग है, ये हमारा कहलाएगा शूट सिस्टम। अब जो शब्द शूट है, ये इंग्लिश वर्ड है शूट। शूट का मतलब होता है तना, ठीक है। तो पूरा तने का भाग, और तने के भाग पर क्या क्या होता है, पत्तियाँ होती हैं और फूल भी होता है। तो ये सारा मिलकर हमारा निर्माण करेगा शूट सिस्टम का, यानी कि पूरा तने का सिस्टम हमारा। देखिए, तो वह शूट सिस्टम कहलाता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगी हमारी, तना आ गया, शाखाएं आ गई, पत्तियां आ गई, पुष्प आ गए और कलियां भी, ये सभी सम्मिलित हैं। यानी कि हमारे शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा, जड़ को छोड़ देना है नीचे, जड़ से ऊपर जो भी है वो सारा आपका शूट सिस्टम है। तने पे और ब्रांचेस और शाखाएं हो सकती है, नहीं भी हो सकती। छोटा पौधा है तो ज़रूरी नहीं है उसमें और शाखाएं हों, लेकिन अगर हमारा पादप बड़ा हो चुका है, पौधा बड़ा हो चुका है, तो उसमें कई सारी शाखाएं आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी शाखाएं। शाखाओं पे पत्तियां भी होंगी, पत्तियों पे तने के सिरों पे फूल भी देखने को मिलेंगे, और कुछ नए बर्ड्स, आती हुई कलियां भी नज़र आएंगी। तो ये सारा कुछ ज़मीन के ऊपर जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा ही आपका शूट सिस्टम का निर्माण करेगा, ठीक। तो शूट सिस्टम में क्या क्या आ गया, जड़ को छोड़ दो, बाकी सब कुछ, तना, शाखा, पत्ती, फूल और कली, ये सारा कुछ मिला के आपका शूट सिस्टम का निर्माण करेगा। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वह रूट सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि हमने जाना, ऊपर के सिस्टम को हम शूट सिस्टम कह रहे हैं, तो नीचे के सिस्टम को क्या बोलेंगे, नीचे के सिस्टम को रूट सिस्टम बोलेंगे। तो रूट सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, रूट सिस्टम में केवल रूट्स आ रही हैं, जड़ें ही आ रही हैं। इसको हम जड़ तंत्र भी बुला सकते हैं, सिस्टम को हम तंत्र कहते हैं। जैसे आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, लोकतंत्र। तंत्र एक सिस्टम होता है जिसके अंदर कई अलग अलग चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। कई चीज़ों से मिलकर एक सिस्टम तैयार होता है। जैसे अगर हम अपने मानव शरीर की बात करें, तो हमारा मानव शरीर भी एक तरह का तंत्र है, एक सिस्टम है पूरा। चलिए बेसिकली थोड़ा किसी एक सिस्टम पे आते हैं। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र की, आपने पढ़ा है ना, श्वसन तंत्र। यहाँ पे भी देखिए वही शब्द आ रहा है, तंत्र। श्वसन का मतलब सांस, श्वास, श्वास से रिलेटेड तंत्र। यह वह तंत्र है जो श्वास लेने छोड़ने को
का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें देखिए इधर अगर हम देखें, अगर ये एक मानव है, ठीक, तो यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से श्वास नली जाती है, नाक से भी सांस लेते हैं हम और मुंह से भी सांस लेते हैं, तो दोनों रास्तों से जाती है। इस तरह से श्वास अंदर गई, किस रास्ते गई, नाक से, नॉस्ट्रल से, ठीक है, मुंह से। यहाँ पे हमारी ये श्वास नली आगे जाके बढ़ जाती है, किधर, आगे जाके दो भागों में बढ़ती है और फेफड़ों को जाके मिलती है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स यानी कि फेफड़े, एल्वियोलाई होते हैं यहाँ पे, जिनको हम कुप्पिका बुलाते हैं। तो ये सारे भाग मिलकर क्या काम कर रहे हैं, श्वसन में काम कर रहे हैं, हमें सांस लेने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को चला रहे हैं। तो ये एक तंत्र हुआ, पूरा एक सिस्टम हुआ। इसी तरह जड़ों का सिस्टम है, सारी जड़ों के समूह को, एक पौधे की जितनी भी जड़ें हैं वो सब मिल के एक सिस्टम में रह के काम कर रही हैं, तो इसको बोला जाएगा जड़ तंत्र। और इसी तरह जो ऊपर का सिस्टम है वो सारा सिस्टम क्या कहलाएगा, तना तंत्र बुला सकते हैं या शूट सिस्टम बुला सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो पत्तियाँ, अच्छा एक बात रहेगी, जड़ दो तरह की होती हैं, हमें पता है जड़ दो तरह की होती हैं। कैसी होती हैं, एक होती है हमारी मूसल जड़, दूसरी होती है हमारी फाइब्रस यानी कि रेशेदार जड़। एक होती है मूसल जड़, मूसल जड़ कैसी होती है, एक ही मेन जड़ होती है, एक ही मेन जड़ होती है, बाकी होती है रेशेदार जड़। तो ये वाली आपने देखी होगी घास जैसे पौधों में, रेशेदार जड़ आपने घास जैसे पौधों में देखी होगी, मोनोकॉट्स बुलाते हैं हम इनको, मोनोकॉट्स में देखा है आपने। और जो मूसल जड़ है ये हम देखते हैं डाइकॉट्स में। अब ये डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो ये आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने कई पौधों में इस तरह की एक जड़ देखी, इसमें एक मोटा तना होता है और उस मोटे तने से छोटी छोटी पतली पतली जड़ें उसी से निकल रही होती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही जगह से कई सारी जड़ें निकल रही हैं, तो इसको रेशेदार बुलाते हैं। लेकिन जब एक ही मेन जड़ से कई सारी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं तो उसको हम मूसल जड़ बुलाते हैं। जैसे अगर आपने चाइना रोज़ देखा होगा, गुड़हल देखा होगा, गेंदा देखा होगा, वो सारे इसी में आते हैं। चलिए और देखें, तो ये जो जड़ हैं इन पे आपने देखा है छोटे छोटे बाल होते हैं, तो बालों को हम रोम बुलाते हैं। तो जो जड़ पे जो बाल हुए उनको हम क्या बुलाएंगे, मूल रोम, इनको हम मूल रोम बुलाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से बाल होते हैं, इनको मूल रोम बुलाते हैं। इनका काम क्या होता है, जड़ का काम होता है पानी सोखना। जैसे जड़ पानी सोखती है, पानी लेती है पौधे को पहुंचाने के लिए, ये जो मूल रोम है, छोटे छोटे बाल जैसी आकृति है जड़ पे, ये भी वही काम करती है और सपोर्ट का काम करती है। जड़ को अगर अकेली जड़ करती, केवल ये एक मेन जड़ अगर यही काम करती तो उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता। तो ये इसको सहायता प्रदान कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं खुद को एक तरह से। आपने सुना होगा ना, हम कई बार बोलते हैं बच्चों से, बच्चों कोई खुद को वॉलंटियर करना चाहेगा, तो जो स्वेच्छा से काम में आते हैं, तो ये भी देखो अपने आप से काम में लगे हैं, मेन जड़ को हेल्प कर रहे हैं कि हम भी पानी को एब्जॉर्ब करने में, पानी को ज़मीन से सोखने में मदद करेंगे, क्योंकि पेड़ खूब बड़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। तो एक अकेली ये जड़ सारा काम नहीं कर सकती, ये छोटे छोटे जो रोम हैं, छोटे छोटे जो बाल जैसे मूल रोम हैं, वो भी पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर पौधे तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती है। तो आपने कभी सोचा होगा पत्तियां हरी नज़र क्यों आती हैं, लाल, नीली, पिंक कलर की, या आपके किसी फेवरेट कलर की क्यों नहीं होती? तो ये इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों में होता है एक वर्णक। वर्णक शब्द का मतलब होता है जो वर्ण, रंग देता है।
ठीक है, रंग देता है। अब हरा वर्णक है तो हरा रंग देगा ना, ठीक है। और उसका नाम क्या है इस वर्णक का, इस रंग देने वाली चीज़ का क्या नाम है? क्लोरोफिल नाम है। तो पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। ये बहुत ज़रूरी शब्द है जो आपकी डिक्शनरी में नया नया ऐड हुआ है। इसको अच्छे से याद करना, लिख के प्रैक्टिस करना, क्लोरोफिल। तो क्योंकि पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, इसीलिए पत्तियाँ दिखती हैं ग्रीन कलर की। अब सिर्फ पत्तियों में ही क्लोरोफिल नहीं होता, कहीं कहीं स्टेम, तने में भी क्लोरोफिल होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो भाग ज़मीन से ऊपर रहता है ना, वहाँ वहाँ क्लोरोफिल बन पाता है। यानी कि क्लोरोफिल के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। अब आप देखते हैं पत्तियाँ सबसे ज़्यादा फैली हुई रहती हैं, तो पत्तियों में काफ़ी मात्रा में क्लोरोफिल देखा जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कैक्टस। ये कैक्टस देखा है आपने? ये तो पूरा ही हरा है और इस पर तो आपको पत्ती भी नज़र नहीं आ रही होगी कहीं। तो ये पूरा, इसमें पूरे में क्लोरोफिल है, जबकि ये तना है, ये कैक्टस का तना है, फिर भी हरा है। यानी कई जगह तने में भी क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, आइए जानते हैं। पादप, एक मिनट, पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। अब हमने ऊपर प्रक्रिया पढ़ी थी प्रकाश संश्लेषण, जो आज हम पढ़ रहे हैं। ये होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की सहायता से संश्लेषण करना, निर्माण करना। किसका? देखो आ गया, भोजन का। कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते बेटा। सूर्य की प्रकाश आ रहा है तो क्या हमारा खाना बन जाता है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा काम कर पाते हैं पौधे। पौधे आपने देखा होगा दिन भर में धूप में रहता है, तो वो सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपने लिए खाना बना पाते हैं। इसीलिए उनको हम स्वपोषी भी कहते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। स्व मतलब स्वयं, अपने आप, पोषी मतलब पोषण करना, अपने आप को, अपने आप के लिए खाना तैयार करना, अपने आप को खिलाना, फीड करना। तो पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपने लिए वो खाना स्वयं तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि उनके पास होता है क्लोरोफिल। ये कारण है, ठीक है। क्लोरोफिल होने की वजह से हुआ प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हुआ इसलिए बना भोजन, ठीक है बेटा। और इसीलिए हम बुला रहे हैं पौधे को स्वपोषी, क्योंकि पौधे ने अपना भोजन खुद से बना लिया। क्या जंतु यानी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी, हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण हो सकता है या हम अपना खाना स्वयं बना सकते हैं? आप सोच के देखिए, हम धूप में खड़े हो जाएंगे तो क्या हमारी बॉडी में खाना बन जाएगा? हमें घर जाके खाना खाने की आवश्यकता नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे केस में ऐसा नहीं है। जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। हमें खाना अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे? मार्केट से सब्ज़ी लाएंगे, फ्रूट्स लेंगे, कुछ भी खाएंगे। तो या फिर अगर हम नॉन वेज खाते हैं, मान लीजिए अगर हम नॉन वेज खाते हैं, मान लो hen है, मुर्गी, मुर्गा, चिकन, ठीक है, मान लो hen है। अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो hen खाया, हमने पादप नहीं खाया, तो देखिए hen ने क्या खाया था? hen ने किसको खाया था? hen ने खाया था दाना। hen दाने खाती है ना, अनाज खाती है। और ये अनाज कहाँ से आया था? ये भी तो प्लांट से ही आया था। अनाज प्लांट से आया था ना, पादप से आया था ना। तो अल्टीमेटली देखें अगर हम, अल्टीमेटली हम क्या खा रहे हैं? हमने पादप ही तो खा लिया, इनडायरेक्टली पौधा ही तो खाया। पौधे से दाना आया, दाने से हमारी जो hen है, जो हमारी मुर्गी है, उसका शरीर बना। खाना खाने से, दाना खाया तब तो उसका शरीर बड़ा हुआ, बना। और उसी hen को अगर हमने खा लिया तो हमने अल्टीमेटली क्या खाया? पीछे जाकर देखें तो हमने पादप ही खाया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जंतु हैं वो अपने भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर करते हैं। अब अगर कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, अगर कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है यानी खुद से निर्माण नहीं कर रहा, तो वह विषम पोषी कहलाएगा। विषम मतलब दूसरा, कोई और, मैं खुद नहीं, स्वयं नहीं, दूसरा। तो विषम मतलब दूसरा। दूसरा अगर पोषण करेगा तो विषम पोषी। मतलब हमारा पोषण अगर कोई दूसरा करेगा तो हम विषम पोषी हुए। तो ऐसा ही तो है हमारे साथ। हमारा पोषण पादप कर रहे हैं, हम अपना पोषण स्वयं से नहीं कर रहे।
चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा और गहराई से जाने। देखें प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं आपको याद होगा क्या होता है कोशिकाएं। जिस तरह से ईंटों से जुड़ जुड़ कर एक घर बन जाता है, कई घर बन जाते हैं, एक पूरा मकान बन जाता है, उसी तरह से हमारा शरीर भी तो किसी चीज़ से बना होगा। तो क्या है वो चीज़? वो चीज़ें हैं कोशिकाएं। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और जुड़ जुड़ कर अल्टीमेटली एक शरीर बना देते हैं। अब आप ये सोचोगे ये हमारे जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, तो ये मैंने इतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बनाया है, लेकिन होता ऐसा ही है। कोशिकाएं जब जुड़ जाती, कई सारी कोशिकाएं, अब देखो हमको दर्द होता है, कहीं से हमारी बॉडी डेड तो नहीं है, कहीं पे चोट लगती है तो दर्द होता है, यानी कि वहाँ पे जान है। तो जान किससे है? कोशिका से है। कोशिका में जान है, कोशिका जीवित है तो हम में जान है। कोशिका अगर मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ से जान, वो वाले भाग में हमको जान या लाइफ महसूस नहीं होगी। तो पौधों के पास भी कोशिकाएं होंगी, वो भी एक जीव है, हर जीव में कोशिकाएं होती हैं। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं एक पादप की कोशिका। ये अगर एक पादप की कोशिका है तो इस पादप की कोशिका में होता है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का होगा क्लोरोफिल, हमने पढ़ा हरा वर्णक है, हरा रंग देता है पत्तियों को, खुद हरा है इसीलिए हरा रंग देता है ना। हमें जिस कलर की डाई करना होता है कपड़े में, उसी कलर की डाई इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये हरा होगा तो हरा रंग देगा। इस तरह से कई सारे क्लोरोफिल, कई सारे वर्णक पत्तियों में होते हैं। ये तो एक कोशिका हुई, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल से भरी हुई कोशिकाएं हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल और ग्रहण करती हैं और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। यहाँ से देखिए इसको, देखो ये पौधा है, ज़मीन के अंदर से पौधा लेता है जल, मिट्टी के द्वारा लिया जल, ऊपर पत्तियों तक पहुँचाया। सिर्फ जल पूरा नहीं है, और भी चीज़ें चाहिए। तो क्या चाहिए हमको? इस्तेमाल में लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 को ऐसे ही लिखना है, बड़ा C बड़ा O नीचे छोटा सा 2। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बड़ा C बड़ा O और नीचे 2, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको लगेगा जल, जो जड़ों से आ गया ज़मीन के अंदर से, बाहर के वातावरण से जो हमारा तना तंत्र है वो पत्तियों के द्वारा क्या ग्रहण करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। कौन कौन चीज़ें आपस में मिल जाएंगी? हमारा जो जल है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेगा और बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज यानी कि एक खाना है, यही है खाद्य, पौधे का यही खाना है, ठीक। लेकिन ये खाना तब तक नहीं बनेगा जब तक पौधे के पास सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ना हो। मतलब रात में जब अंधेरा है तो हमारे पास क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल तो पत्ती में है, पानी हमने दे रखा है पौधे को, कार्बन डाइऑक्साइड की भी उपस्थिति है वायु में, लेकिन पौधे को सूर्य का प्रकाश तो नहीं मिल रहा ना। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, 4 चीज़ें मेन रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 जल, नंबर 3 सूर्य का प्रकाश, नंबर 4 क्लोरोफिल। चारों में से यदि एक भी नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। चारों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। या फिर मान लो सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है पत्ती में, हमारी पत्ती में क्लोरोफिल ही नहीं है, तो भी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। या मान लो ये तीनों हैं, जल नहीं है तो नहीं होगा। या मान लो ये तीनों हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो भी नहीं होगा। यानी कि चारों चीज़ें होनी चाहिए तभी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये एक इक्वेशन है, इसको आप ज़रूर याद कर लें। इस तरह से हम दर्शा सकते हैं अपनी प्रक्रिया को कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल आपस में मिले, किसकी सहायता से, किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और इन्होंने क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट बना दिया। यही हमारा खाना है।
एक बात ध्यान देने की है कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही होती है तो साथ में एक चीज़ और बन जाती है, ऑक्सीजन। एक चीज़ और बन जाती है, ऑक्सीजन। बना तो खाना रहे थे, लेकिन बन एक और चीज़ जाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन की पादप को ज़रूरत नहीं थी, तो पादप इसको बाहर छोड़ देता है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने अंदर लिया था, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, उसी तरह पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए अंदर लेता है और ऑक्सीजन जो बनती है उसको बाहर छोड़ देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये काम हम तो अपनी नाक से करते हैं या मुंह से भी हो जाता है, तो पादप कहाँ से करते होंगे? पादप के पास कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके शरीर में, जिसको हम रंध्र बुलाते हैं। रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पत्तियों में। ये देखिए, ये है वो छेद, ये छेद। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ये है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और यहीं से जो ऑक्सीजन बनी है वो बाहर आ जाती है, O2। यहाँ से पत्तियाँ, पौधे अपना श्वास की प्रक्रिया को पूरा करती है। देखिए, आइए इसको जानते हैं। तो रंध्र को हम इंग्लिश में स्टोमेटा बुलाते हैं बेटा, स्टोमेटा। ये पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप इनको अपनी आँखों से ऐसे ही नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाएंगे, माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तभी नज़र आएगा, जो पादप में निम्नलिखित कार्य में मदद करते हैं। अब देखिए कौन कौन से। गैसों का आदान प्रदान करा ना, एक गैस अंदर गई, दूसरी गैस बाहर आई। पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन भी होता है। जिस तरह से हमें पसीना आता है गर्मियों में, उसी तरह प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो पानी है, वो पानी, जल जो पादप के शरीर के अंदर है, मान लो ये पत्ती है, ये तना मान लो साथ में, तो इसके अंदर जो पानी था वो इन रंध्रों द्वारा बाहर आ जाता है, प्लांट से बाहर वातावरण में। इस तरह से पादप में पानी का लॉस होता है, कमी हो जाती है। इसी वजह से हमें उनको पानी बार बार देना पड़ता है, उनका पानी उड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन बुलाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने शरीर में से जल का लॉस होता है प्लांट से। तो रंध्र किस में सहायता करते हैं प्लांट्स को? वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं और गैसों के आदान प्रदान में। अब देखो, स्टोमेटा नहीं होंगे, अगर स्टोमेटा नहीं है प्लांट के पास, तो भी तो उसके लिए प्रकाश संश्लेषण मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधे को, वो यहीं से तो अंदर जाएगी, और जो अंदर ऑक्सीजन बन रही है वो यहीं से बाहर आएगी। ऑक्सीजन अगर बाहर नहीं आ पा रही तो भर जाएगा ना अंदर, प्लांट के लिए वो ठीक नहीं होगा, वो एक तरह से टॉक्सिक की तरह इकट्ठा हो जाएगा अंदर। जो चीज़ हमको शरीर में नहीं चाहिए उसको शरीर से बाहर करना होता है, अदरवाइज़ वो टॉक्सिक का काम करता है शरीर के अंदर। तो दो काम करता है हमारा रंध्र, वाष्पोत्सर्जन करता है और गैसों का आदान प्रदान। ये जंतुओं में नहीं होता, ये केवल पादपों में ही होता है। तो रंध्र को आप केवल पादप में देख सकते हैं, जंतुओं में नहीं देख सकते, पत्तियों में होता है। आगे बात कर लेते हैं, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है कवक। कवक आप जानते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो फफूंद, हम इसको फफूंद बुलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, खाना अगर बाहर छूट जाता है तो उस पर इस तरह की फफूंद लग जाती है। ब्रेड पे जनरली आपने देखा होगा। तो ये एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जीव पदार्थ से प्राप्त करते हैं, मतलब मरे हुए जीव को खाते हैं या सड़ता हुआ गलता हुआ जीव को खाते हैं ये, इसीलिए हम इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। फंगस इंग्लिश में फंगस कहते हैं इसको हम। तो ये जो फंगस है यानी कि फफूंद, और साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो हम इसे कवक बुलाते हैं हिंदी में। तो जो कवक है ये मृत जीवों को खाता है, या सड़ते गलते जीवों को खाता है, इसीलिए हम इसे मृत जीवी बुलाते हैं। तो आज के क्वेश्चन हैं हमारे, देख लेते हैं इनको एक बार। आप इन्हें सॉल्व करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, हिंट दे दूँगी। पादपों की पत्तियाँ हरे रंग की क्यों होती हैं, ये हमने पढ़ लिया। स्वपोषी विषमपोषी मृतजीवी किन्हें कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, उदाहरण आप दे सकते हैं। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो हमारे पास भी है, पौधों के पास भी है।
और क्या चाहिए? जल चाहिए, वो हमें भी मिलता है, पौधों को भी मिलता है। और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, वो हमें भी मिलता है, पौधों को भी मिलता है। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ क्या है जो पौधों के पास तो है लेकिन हमारे पास नहीं मिलती? तो इसी वजह से जंतुओं में नहीं होता। बट जंतु जब भी बोले तो आप इसमें मानव को भी रखेंगे, खुद को भी रखेंगे, अपने बारे में सोच सकते हैं। जब जंतु शब्द पढ़ेंगे तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये वही प्रक्रिया को आप समझेंगे। चित्र द्वारा स्पष्ट करें। चित्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ये वाला चित्र बनाना है आपको। देखिए एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। चित्र हमारा हो जाएगा, एक मिनट बेटा, देखिए जल गया, ये हमारा जल लिया जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड लिया पत्तियों में रंध्र से, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सोखेगा, क्लोरोफिल होगा तो सोखेगा। हो गई ना चार चीज़ें। पत्तियों में है क्लोरोफिल, पत्तियों में है स्टोमेटा, स्टोमेटा ने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया, नीचे जड़ों ने जल को ग्रहण किया, और जो क्लोरोफिल है हमारे पास उसने सूर्य के प्रकाश को सोखा। अब अब ये जो क्लोरोफिल ने सूर्य का प्रकाश लिया है, इसको मिला के, इस कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के बना दिया कार्बोहाइड्रेट, और साथ में बन गई कुछ ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया। यही है हमारी पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप मुझे ग्रुप में ज़रूर रिप्लाई करें। ग्रुप में रिप्लाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।